के सामने ना एक मैनेजमेंट को अपने साथ जोड़ रहे हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट नहीं है, वो हमारे साथ एक एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो उनसे हम ज़रा बातचीत करेंगे। इसमा यानी कि इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के दीपक बल्लानी हैं। अरुण जी, आप भी उनको सुनना ज़रा। थोड़ी हम शुगर पे चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एक बार आप ज़रा सुनने के बाद हमको बताइएगा इस पूरे सेक्टर्स पे आपका टेक क्या है। इस बीच दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए आज समय निकाला। सर, 3-4 चीज़ें आपको मेरे से ज़्यादा पता है, लेकिन क्योंकि हम मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, हम थोड़ी दूसरे तरह से कैलकुलेशन डालते हैं। पहला ये है कि शुगर के अंदर एक तो थेमेटिक प्ले पूरा चलता है। 10-12 कंपनीज़ हैं, 10-12 कंपनीज़ के साथ 4 पॉइंट है बोलने के लिए। पहला एथेनॉल, जिसके दाम बढ़ने हैं, मार्केट में खबर चल रही है कि दाम बढ़ाए जाएंगे। हालांकि मेरे को डाउट है कि सरकार दिवाली से पहले कैसे दाम बढ़ा देगी, उस पर तो बहुत तेज़ी रहती है, शुगर की बहुत डिमांड रहती है। दूसरा फेस्टिवल सीज़न है, तीसरा एक्सपोर्ट, और चौथा यहाँ पे एमएसपी के दाम बढ़ाने की चर्चा भी सुगबुगाहट कानों में आ रही है। सर, जरा बताइएगा, जो 4-5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखी है, किस पे आपको डाउट है, किस पे आपको कॉन्फिडेंस है? धन्यवाद कालराज जी। ये जो 4 पॉइंट आपने मुझे बोले हैं, इसमें मुझे कहीं भी कुछ एटलीस्ट हम्म। एमएसपी में, इथेनॉल प्राइस में और एक्सपोर्ट में कोई डाउट नहीं है। अब पहले इथेनॉल प्राइस की हम बात कर लेते हैं। अभी देखिए, हर साल एफआरपी बढ़ रहा है। जो केन पेमेंट हमको करना है उसकी एफआरपी बढ़ती है, और 2024-25 के लिए भी जो एफआरपी है वो फरवरी में अनाउंस हो गई थी। और उससे पहले भी जो एफआरपी बढ़ी थी, तो 2 साल से इथेनॉल का जो प्राइस है, केन जूस, बी हैवी, सी हैवी का प्राइस करेक्ट नहीं हुआ है। पिछले दिसंबर में क्योंकि सरकार को ऐसा लगा था कि 2023-24 का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो सकता है, तो एक कॉशियस अप्रोच लेके उन्होंने केन जूस और बी हैवी से पार्टली रेस्ट्रिक्शन लगाया था, जो कि आपको मालूम है कि थोड़े दिन पहले उन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है। रेस्ट्रिक्शन क्यों हटाया है? क्योंकि एक तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो हमारे अगले साल का प्रेडिक्शन है जो प्रोडक्शन का, वो काफ़ी अच्छा है मानसून को लेके। तो इथेनॉल प्राइस जो 2 साल से करेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ एफआरपी और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ा है, उसको एकोमोडेट करने के लिए ये इथेनॉल प्राइस के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था, और हमने उनको बकायदा एक फॉर्मूला बना के दिया कि जैसे पहले आपने किया, उसी कन्वर्जन फैक्टर से, उसी उसी फॉर्मूला से आप इसको रिवाइज करिए, ताकि एटलीस्ट हमारे को केन पेमेंट देने में आसानी हो। उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, और जैसे कि कल हमारे इस्मा कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने भी ऐसा इंडिकेट किया कि ये जल्द हो सकता है, तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। दूसरा हम आते हैं एमएसपी के ऊपर। अभी आप देखिए, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो इसलिए है कि भाई जब मार्केट में रेट इतने नीचे ना जाएं कि काफ़ी लॉस हो जाए। तो अब देखिए, 2018-19 में 31 रुपए अनाउंस हुआ था, उसके बाद एमएसपी अनाउंस नहीं हुई है। और अभी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 30 सितंबर को, वो लगभग हमारा 85 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो सरकार क्या बोलती है कि भाई आप कम से कम 55 लाख टन हमारे पास होना चाहिए एज अ नॉर्मेटिव स्टॉक। उसके 30 लाख टन हमारे पास एक्स्ट्रा चीनी पड़ी हुई है। उसका कैरिंग कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट बर्डन सब लग रहा है। अगले साल का प्रोडक्शन लगभग, जो हमारा एस्टीमेट है, जो हमने बड़े साइंटिफिक वे से किया था, लगभग 333 लाख टन का हमारा चीनी का प्रोडक्शन है। उसमें से 285 और 290 लाख टन आप निकाल दीजिए डोमेस्टिक कंजम्पशन में। लगभग 40 से 45 लाख टन आप इथेनॉल के निकाल दीजिए, फिर भी आज आपके पास 30 लाख टन, 55 लाख टन छोड़ दें तब भी 30 लाख टन आपके पास एक्स्ट्रा शुगर पड़ा है। तो एक तो कि इथेनॉल के प्राइस को अनाउंस करने से या एमएसपी रेट रिवाइज करने से डोमेस्टिक चीनी की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। आज भी अगर आप देख लें, अगर पिछले साल हम फेस्टिवल सीजन को देखें और अभी हम सीजन देखें, तो पिछले साल के कंपैरिजन में आज का रेट लगभग थोड़ा कम ही चल रहा है। तो और क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा है और हमें उम्मीद नहीं है कि लगभग ये 1 डेढ़ 2 महीने में फेस्टिवल सीज़न में कोई रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये चिंता नहीं होनी चाहिए। और इनफैक्ट इथेनॉल प्राइस इमीडिएटली, क्योंकि ये तो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सरकार का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और 18% अगले साल, उसके अगले साल 20% करना है।
और इस बात की बहुत खुशी है कि कल ओएमसी में लगभग 916 करोड़ का टेंडर निकाला है। तो एक बड़ी अच्छी खबर है और ये पूरे सेक्टर के लिए और हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। नहीं सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखो, एथेनॉल ब्लेंडिंग से गवर्नमेंट को भी अच्छे से कंट्रोल मिल जाता है, आपको फ़ायदा हो जाता है। मेरा बट दो क्वेश्चन है सर, दीपक सर। पहला, एथेनॉल की प्राइसिंग कितनी आप चाहते हो कि हो जाए जिसमें गवर्नमेंट भी एग्री हो सकती है, इरेशनल ना हो, रैशनल हो? पहला पॉइंट। दूसरा, एज एन इंडस्ट्री के तौर पर मैं पूछना चाहता हूँ, एथेनॉल को लेके बहुत सारी शुगर कंपनीज ने कैपेक्स किया, फैक्ट्रियाँ लगाई, मशीन खरीदी, प्लांट लगाए, छोटे मोटे और एक्सपेंशन किए, लैंड्स ली। वो कैपेक्स ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंडस्ट्री का हो चुका है या वो किस स्टेज में है? जरा दो क्वेश्चंस का आंसर और दे दीजिए। पहली बात तो जो हम जो एसोसिएशन है इसमें एक बड़ी पुरानी और बड़ी रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन है। हमारी जो मांग रहती है हम बड़े रैशनल वे से और बड़े उसका फंडामेंटली बहुत सॉलिड बैकग्राउंड होता है। तो अगर हम इथेनॉल का रेट हमने कुछ प्रपोज किया है तो उसके पीछे भी कोई फॉर्मूला है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अब जो केन जूस का जैसे उन्होंने पहले भी 5 बार बढ़ाया था एफआरपी के साथ और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, उसी फॉर्मूला के हिसाब से हमने अभी रेट प्रपोज किया है। तो लगभग हमें उम्मीद है कि लगभग 73-72 से लगभग 73 रुपए जो है वो केन जूस का हो सकता है। लगभग 66 से 67 के आसपास जो है ये बी हैवी का हो सकता है। तो ये हमारी उम्मीद है और मुझे लगता है कि शायद सरकार कोई इस पे पॉजिटिव डिसीजन लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इर्रेशनल है और उम्मीद हमें पूरी है। दूसरा जो कैपेक्स की बात कर रहे हैं, कैपेक्स काफ़ी लगाया जब ये इथेनॉल का प्रोग्राम शुरू हुआ और गवर्नमेंट ने काफ़ी एनकरेजमेंट दिया, तो कैपेक्स बहुत लगा है और अभी ऐसा नहीं है कि सारा कैपेक्स को रियलाइज़ कर लिया गया है, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी भी आप देखेंगे क्योंकि हमारी ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ रही है और अब हम इसके कंज़म्पशन के ऊपर भी अलग बात कर रहे हैं। हम बायोडीज़ल में भी इथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, हम E100 को भी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और एनवायरनमेंट एंगल हाउ कैन वी हम इसको कार्बन एमिशन को कैसे कम करें, क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट करें, तो इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी और भी फैसिलिटी हमें चाहिए। तो ये इनकरेजमेंट लगातार आनी चाहिए और कैपेक्स तो अपने समय से ही रियलाइज होगा और उसके लिए दाम बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं सर, वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आपने दोनों चीज़ों का मेरे को अच्छे से आंसर दे दिया कि कैपेक्स अभी तो ग्रोइंग स्टेज में है और बढ़ रहा है, और आपने कहा कि हमने रैशनल डिमांड रखी है, इसमें गवर्नमेंट राजी हो जाएगी। आपने कहा कि हमारे पीछे इसके पीछे रीजनिंग है, फॉर्मूलेज हैं और कैलकुलेशंस हैं। ठीक है दीपक जी, अब जरा दूसरी बात पे आते हैं। एक्सपोर्ट में कितना फ़र्क पड़ता है एक अगर सरकार इसको एक्सपोर्ट्स को खोल दे? क्योंकि पहले भी ये बात आई थी कि जी हमारा जो शुगर पड़ा हुआ है, आप हमको सिर्फ उसी की भी अनुमति दे दोगे तब भी हमारी कैलकुलेशंस ठीक हो सकती हैं। गवर्नमेंट को अपनी चिंता है कि भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना क्रिएट हो जाए, इसलिए एक्सपोर्ट्स को थोड़ा चेक एंड बैलेंस करके वो सब कुछ करती है। मेरे को ज़रा बताइए सर, एक्सपोर्ट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी बड़ी है और ये कितना आसान होगा सरकार के लिए उठाना कि एक्सपोर्ट्स खोल दे और आपको बोले नहीं बाहर जाके बेचो? फ़र्क कितना है इंडिया में और बाहर में? थोड़ी कॉशियस है, उनको है क्योंकि उनको प्राइस रेगुलेट करना है। लेकिन देखिए, जैसे मैंने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक लगभग 84-85 लाख टन है, अगले साल का प्रोडक्शन है। हमारे पास 30 लाख टन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट हम आराम से कर सकते हैं और 55 लाख टन का भी नॉर्मेटिक स्टॉक है हमारे पास। तो अगर हम अभी फिलहाल 10 लाख टन का एक्सपोर्ट अलाउ कर दें, तो आज जो आप देखें इंटरनेशनल मार्केट तो आज काफ़ी ऊपर एलिवेटेड है और उस वजह से हमें रियलाइजेशन अच्छी होगी और आगे केन पेमेंट भी स्मूथ हो सकती है। तो इस वक्त अगर 10 लाख टन अलाउ कर देंगे, इससे कोई डोमेस्टिक रेट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको ये भी बता दें कि लगभग 70% चीनी जो है, वो बल्क कंज्यूमर्स खरीदते हैं। सिर्फ रिटेल कंज्यूमर सिर्फ 25 से 30% खरीदते हैं और बहुत मिनिमल या कोई इफ़ेक्ट एक्सपोर्ट 10 लाख खुलने से नहीं होगा। तो इसमें बिल्कुल सबको तसल्ली रहनी चाहिए और सरकार से भी मेरी यही गुजारिश है कि इस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी एक डिसीजन पॉजिटिव ले लें और जितना जल्दी लेंगे उतना इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। ठीक है,
ये दिवाली से पहले चांसेस हैं सर आपके एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ना और एक्सपोर्ट्स की अनुमति मिलना? इसके प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने ज़्यादा हैं? मुझे लगता है कि पहले तो चांसेस तो ये है, और हमें उम्मीद है कि इथेनॉल रेट जल्दी से जल्दी पहले अनाउंस हो जाए, क्योंकि टेंडर निकल गए हैं। और क्योंकि इथेनॉल ईयर भी शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले तो हमें ये उम्मीद है कि इथेनॉल का करेक्शन हो जाए और एमएसपी और एक्सपोर्ट भी उसके बाद जल्दी अनाउंस कर दे सरकार। सर, अब सर मेरे को जरा ये बताइएगा कि क्योंकि ये सीजनल क्रॉप है, आप भी जानते हैं मेरे से तो बहुत अच्छे से आपको ज़्यादा पता है, इस समय एथेनॉल की डिमांड कितनी है और हम कितना फुलफिल कर पा रहे हैं? 100% गवर्नमेंट ही प्रिक्योर कर रही है या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री भी आती है आपके पास प्रिक्योरमेंट के लिए? देखिए, लगभग जो अभी जैसे ओएमसीज ने अगले सीजन की लगभग 916 करोड़ लीटर का निकाला है टेंडर। इसके अलावा रिलायंस ने अभी टेंडर निकाला है लगभग 25 या 26 करोड़ लीटर का। नायरा का जहां तक मैं पता लगा है अगले हफ्ते एक 40 करोड़ लीटर का टेंडर आना है। तो हमारी इंडस्ट्री ओएमसीज को भी और प्राइवेट को भी सप्लाई करती है। तो जैसे मैंने बोला कि 18% की लगभग 18% ब्लेंडिंग के लिए लगभग 900 करोड़ लीटर की जरूरत पड़ेगी। तो लगभग शुगर इंडस्ट्री जो है वो लगभग 450 करोड़ लीटर या 500 करोड़ लीटर तक दे सकती है। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और सरकार का जो इथेनॉल प्रोग्राम है बिल्कुल स्मूथली चलेगा। और ये एक पूरे हमारे देश के लिए काफी अच्छी चीज है। ठीक है दीपक जी, हमारे साथ ना रोहन जी हैं। एक्चुअली वो बहुत ही शानदार रिसर्च करते हैं, वो आपकी बात सारी सुन रहे हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा छोटे में चाहता हूँ, फिर मैं ब्रेक लेके उनका व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखूँगा। मेरे को सिर्फ मार्जिन और बता दो, आप अभी कितने मार्जिन पे चल रही है आपकी इंडस्ट्री टिपिकली शुगर इंडस्ट्री? अब अच्छा शुगर कम, इसको मैं एथेनॉल ज़्यादा बोलता हूँ, ये मैं शुगर कम। और अच्छा शुगर कंपनीज खुद ही कहती है हमको आप एनर्जी कंपनी बोला करो, हमको शुगर कंपनीज बोला ही मत करो। आप मेरे को ज़रा मार्जिन बता दो सर। ये शुगर जो है ये एक तरह से अपना बायो रिफाइनरी है। इसमें शुगर भी बनाते हैं, हम इथेनॉल भी बनाते हैं। जहां तक शुगर प्रोडक्शन की बात है, जो हमने पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को असेस किया है, लगभग 41 रुपए का प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारा। लेकिन अब आप देखो चीनी जो है वो साउथ में एक रेट है, नॉर्थ में एक रेट है, लगभग 35 से लेके 38 या 38.5 तक रेट रहती है ऑल इंडिया पे। तो चीनी में तो हम लॉस में बेचते हैं, और वो कुछ हद तक जो है वो कॉम्पनसेट होती है इथेनॉल प्राइस से। तो मोटा मोटी इस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इथेनॉल के प्राइसेस के ऊपर और शुगर की एमएसपी के ऊपर। नहीं, ये बात आपने बहुत पते की बताई सर, कि अब काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि शुगर की कंजम्पशन कैसे हो जाती है इतनी देश में। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि भाई 25% तो रिटेल के पास होती है, सारा इंस्टीट्यूशनल उठाता है। फिर आपने बताया कि शुगर ये हमारी अपनी कॉस्ट 41 रुपये बन रही है आज की डेट में चीनी को बनाने की, और हम बेच रहे हैं 35 से 36 रुपये, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है इसको। तो हमको तो लॉस है। लेकिन एथेनॉल इतनी बड़ी चीज़ है, और मैं बताऊँ ये है तो बहुत अच्छी चीज़ और सबके लिए टर्न अराउंड भी हो रही है, बट थोड़ा इसको और अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है। बस इतना ही पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ अपनी तरफ से। जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने खुल के अपनी सारी बात रखी। नहीं तो टिपिकली एसोसिएशन कई बार घुमा फिर आके भी बात रखती है, लेकिन दीपक जी आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखे। मैं एक इन्वेस्टर के तौर पर भी आपसे सारी चीज़ें पता कर रहा था, तो आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई, इसके लिए शुक्रिया। रोहन जी, जितनी हम पूछ सकते थे हमने सारे पॉइंट पूछ लिए। अब आपको इसी को प्रोसेस करके अपना फैसला सुनाना होगा शुगर कंपनीज के लिए। मैं बहुत सारे टाइम टीवी में आया हूँ, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है, तो थैंक यू फॉर कीपिंग मी इन अ फिक्स। सो मैं एज अ निवेशक के हिसाब से, फंड मैनेजर के हिसाब से बात करूंगा। तो दीपक जी ने जो बोला वो एक एसोसिएशन, एक हाँ हाँ। बिजनेस के हिसाब से है। मैं आई कम फ्रॉम सिटी सूरत। सूरत में आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे इथेनॉल ऑयल के इतने सारे प्लांट्स हैं, और गवर्नमेंट सब्सिडी के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने जो शुगर से नजदीक के कस्बे से सब इन्वेस्ट करके इथेनॉल मिला है। एक तो ये जो आपने बोला वो इथेनॉल से पावर कंपनी, वो ग्रीन पावर कंपनी, बात इतनी अच्छी लगती है बिकॉज उसमें वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा मिलता है। जब हमने बहुत इनिशियली बलरामपुर चीनी प्राज इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एलोकेशन किया था, पर
प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि इतनी अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइसिंग अचानक गवर्नमेंट से आ जाती है कि आपका जो कैलकुलेशन 2-3 साल का होता है, वो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेयर कर दिया। सो एज इट इज राइटली सेड कि जो जो बीपीसीएल, एचपीसीएल का इशू है, जो सब्सिडरी का इशू है, जैसे फर्टिलाइजर का इशू है, कि एक निवेशक एक डीसीएफ या एक लॉन्गर कैलकुलेशन लगा नहीं पाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं प्राइस में कुछ ऊपर नीचे हो गया, गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करना पड़ता है, बिकॉज वो स्टेपल चीज है। पर ये बात श्योर है कि ग्रोथ के लिए, जो फ्यूल की ग्रोथ के लिए इथेनॉल की बहुत जरूरत है, उसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। पर कहीं ना कहीं आई थिंक सो गवर्नमेंट के पास से हमको स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई ये कंसिस्टेंट लेवल पे, एक लेवल पे एक चीज होनी चाहिए। जो आपको रिसेंटली पता होगा, 6-8 महीने पहले एक डिसीजन आया था और सब शुगर कंपनीज में बहुत बड़ा करेक्शन आ गया था, 20-30%। तो वो बहुत एक एक डर लगता है एज एन इन्वेस्टमेंट। सो मेरा कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं, पर एज अ फंड मैनेजर हमारा कन्विक्शन यहाँ पे कम हो जाता है। एज एन इंडस्ट्री इट इज गुड, बट इट इज वेरी वॉलेटाइल और इट इज वेरी मीन्स वो डरावना एरिया है कि कहीं पे कुछ हो गया, तो उस हिसाब से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे हर रेगुलेटेड सेक्टर की यही प्रॉब्लम है जहाँ पे गवर्नमेंट का थोड़ा पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। देखिए, गवर्नमेंट अपना काम सही तरीके से कर रही है, लेकिन रेगुलेशन होने के नाते ये जो वॉलिटिलिटी है ये अपने चरम पे पहुँच जाती है, और इसमें इंडस्ट्री के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क ही ऐसा होगा। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप दोनों मेहमान हमारे साथ आज जुड़े और इस सेक्टर को हम अच्छे से चर्न कर पाए, अच्छे से समझ भी पाए ओवरऑल इस पूरी चर्चा के अंदर। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।